नमस्कार साथियों। जैसा कि हम कोठारी आयोग पर चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 में होता है और जो 29 जून 1966 को क्या करता है कि सरकार को अपनी रिपोर्ट क्या करता है, आपका सबमिट करता है। हमने कहा कि इसने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उसका शीर्षक लिखा था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। इस शीर्षक से इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को क्या की थी, आपकी सबमिट की थी, जिसमें आपका 692 पृष्ठ थे और जो लगभग एक बृहद दस्तावेज था, जिसमें 3 खंड थे। प्रथम खंड में 6 अध्याय थे। उसके बारे में हमने कहा कि प्रथम खंड में क्या क्या था, उसका हमने जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद हमने कहा कि दूसरे खंड में जो है वो आपका 11 अध्याय हैं और दूसरे खंड में जो 11 अध्याय हैं उनमें भी हम चर्चा कर चुके थे कि इस 11 अध्यायों में क्या है। उसके बाद अंतिम खंड, तीसरा जो खंड था, उसमें 2 अध्याय थे। इसमें हमने कहा कि इसमें क्या था कि शिक्षा के आयोजन, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर क्या की गई थी, आपकी चर्चा की गई थी। और अंत में सभी अध्यायों में वर्णित समस्याओं के समाधान का संक्षेप में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रकार से क्या था कि उसने जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है या कोठारी कमीशन है, उसने सरकार को अपनी रिकमेंडेशनें दी थी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, लेकिन तकनीकी कारणों से आपको पता है कि वीडियो सब थोड़ा रुक गया था। इसको कंटिन्यू करते हैं। अगला देखिएगा। अगला इसमें क्या है कि अगला पर हम चर्चा करेंगे। ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है उसके क्या मुख्य सुझाव हैं, उन पर हम बात करेंगे। इसको पढ़ेंगे जब इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी तो उसमें क्या लिखा था, देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के समग्रता से अध्ययन किया और उसके संबंध में अपने सुझाव दिए। हमने पहले भी कहा कि इसने तत्कालीन जो भारत की शिक्षा थी उसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसके बाद क्या किया कि अपने सुझाव किसको दिए, भारत सरकार को दिए। क्लियर। आयोग की मूल धारणा है कि आयोग की मूल धारणा है कि शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। आयोग ने माना कि जो शिक्षा है वह राष्ट्र के विकास की मूल आधार है। जो आपका बेसिक है वो क्या है, आपका शिक्षा है। शिक्षा से ही राष्ट्र की क्या हो सकती है, आपकी प्रगति हो सकती है। यह आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा। क्लियर। अगला, आयोग मूल आधार है, ये मानना ठीक है। अगला देखिएगा, उन्होंने अपने प्रत्यावेदन का शुभारंभ इस वाक्य से किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आयोग है उसने जो अपनी रिपोर्ट जो भारत सरकार को दी, उसकी जो टैग लाइन थी, जो प्रथम लाइन थी, वो था मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है। जो देश का भविष्य है वो उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है। जो देश का भविष्य, ये पूछा भी जाता है कि देश का भविष्य स्कूल की कक्षाओं में निर्मित होता है, इस टाइप से पूछा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि देश का भविष्य जो है उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है। जो देश का भविष्य है उस देश की कक्षाओं में क्या होता है, आपका निर्मित होता है। पूछा जाता है कि देश का भविष्य उस देश की कक्षाओं में निर्मित होता है, ये किसने कहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका कोठारी आयोग ने कहा था। ठीक है। अगला, आयोग ने अपने प्रतिवेदन के संबंध में दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि जिसमें शिक्षा की कुछ समस्याओं का विवेचन तो समग्र रूप से किया गया है, जैसे शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षा की स्थिति, शैक्षिक अवसरों की समानता, कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। कुछ समस्याओं पर विवेचन स्तर विशेष की शिक्षा के संदर्भ में किया गया है, जैसे विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि। उच्च शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां। आयोग ने इन सुझावों को हम निम्नलिखित क्रम में देखेंगे। अब जैसे हमने पहले भी कहा, आयोग ने अपना प्रतिवेदन में कहा कि जो देश का भविष्य है वो उसकी कक्षाओं में क्या होता है, आपका निर्मित होता है। उसके बाद कह रहा है कि आयोग ने विस्तृत रूप से जो आपका माध्यमिक है, जो आपका उच्च है और जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, उसके पाठ्यक्रम, उसका किस प्रकार से ढांचा होना चाहिए, उसके संबंध में आयोग ने विस्तृत रूपरेखा क्या क्या कि आपका सम्मुख रखा, सरकार के सम्मुख रखा, जिसके बारे में ये बात कर रहा है। अब देखा, शिक्षा के प्रशासन संबंधित सुझाव, जो शिक्षा का प्रशासन है उसके संबंध में आयोग ने किस प्रकार से सुझाव दिए, उन पर हम बात करेंगे। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए, उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए,
इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए और प्रांतीय सरकारें स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाई। देखो कितना अच्छा पॉइंट। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। जो शिक्षा है उसको किसका विषय माना जाए? आपका राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। क्लियर? शिक्षा जो है उसको किसका विषय माना जाए? राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए। उसकी क्या है? राष्ट्रीय नीति क्या है? शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति है उसको घोषित किया जाए। शिक्षा की जो नेशनल पॉलिसी है वो क्या है उसको घोषित किया जाए, ये इन्होंने माना। अगला, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार अगर राष्ट्र नीति के निर्माण के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए। क्या बनाई? आपका नेशनल एजुकेशन एक्ट जो है वो केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए, तथा जो राज्य सरकारें हैं वो स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए। जो राज्य सरकारें हैं वो किस प्रकार का एक्ट बनाए? वो आपका स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए। ये बात ध्यान में रखेगा, इन्होंने कहा। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिवों के पदों पर सरकारी, गैर सरकारी, भारतीय शिक्षा सेवा विश्वविद्यालयों से योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिवों के पद पर सरकारी, गैर सरकारी, केंद्रीय जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, ठीक है, उसमें जो शिक्षा सलाहकार है उसके सचिव के पदों पर, गैर सरकारी उसमें संविदा पे है, गैर सरकारी पे उस पे भी रखना है। भारतीय शिक्षा सेवा विश्वविद्यालयों में से जो इसमें पॉइंट में ये दिया है कि मानेगा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है वहां पर क्या है कि योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। किसकी नियुक्ति की जाए? जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है जो पॉलिसी बनाता है वहां पर क्या किया जाए? आपका योग्य लोगों की, योग्य शिक्षकों की, योग्य लोगों की नियुक्ति किया जाए। इसके लिए कहां से योग्य लाएंगे? विश्वविद्यालयों। ठीक है, आपका यह तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं या विश्वविद्यालयों में जो योग्य अध्यापक हैं उनको इस मंत्रालय में क्या किया जाए? आपका नियुक्त किया जाए। दूसरी रिकमेंडेशन इन्होंने ये दी थी किसके संबंध में? शिक्षा के प्रशासन के संबंध में दूसरी रिकमेंडेशन ये दी थी। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में सांख्यिकी विभाग को सुदृढ़ किया जाए। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है वहां पे सांख्यिकी का अर्थ है जो डाटा एनालिसिस करता है, मतलब आंकड़ों को एकत्रित करता है, उस जो विभाग है उसको क्या किया जाए कि सुदृढ़ का अर्थ है सुव्यवस्थित किया जाए, उसको एक सीक्वेंस में लाया जाए जो प्रॉपर रूप से काम करे। तो इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसमें क्या किया जाए? जो सांख्यिकी विभाग है उसको सुदृढ़ किया जाए ताकि वो व्यवस्थित रूप से क्या कर सके? आपका कार्य कर सके। इस पे भी इन्होंने सुझाव दी। अगला, भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो। भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का ही चयन किया जाए, मतलब भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों को का ही चयन किया जाए जिन्होंने क्या किया है? जिन्हें पढ़ाने का अनुभव हो। शिक्षण का अर्थ है जिन्हें क्या हो? पढ़ाने का अनुभव हो। उन्हीं व्यक्तियों को क्या किया जाए? आपका इसमें नियुक्त किया जाए। अगला, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को और अधिक अधिकार दिए जाए। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है CSE, ध्यान रखिएगा, CAB केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड आपने देखा होगा, CAB, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को और अधिकार दिया जाए। इनको क्या दिए जाए? और अधिकार दिए जाए। क्लियर? अगला है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का कार्यभार सौंपा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण NCERT को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का कार्यभार, जो NCERT है उसको किसका कार्यभार भी सौंपा जाए? उसको विद्यालय शिक्षा है उसका क्या किया जाए? आपका कार्यभार भी NCERT को सौंपा जाए। ये बात भी एक रिकमेंडेशन भी इन्होंने की। अगला, शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों के बीच, जो शिक्षा प्रशासक हैं और शिक्षकों के बीच हस्तांतरण की व्यवस्था हो। जो शिक्षक प्रशासक हैं और शिक्षकों के बीच मतलब ट्रांसफर, हस्तांतरण की व्यवस्था की जाए। आपके इनके बीच में हस्तांतरण की व्यवस्था भी की जाए। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अगला देखो, इन्होंने ये तो क्या किसके संबंध में था? आपका ये संबंध था प्रशासन संबंध में, प्रशासन के संबंध में इन्होंने ये जो रिकमेंडेशन दी थी वो इस प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत की थी। अगला देखिएगा, शिक्षा में वित्त संबंधित सुझाव। जो शिक्षा में वित्त का अर्थ है फाइनेंस, शिक्षा में वित्त संबंधित इन्होंने क्या सुझाव दिए? उन सुझावों पर हम अमल करेंगे। शिक्षा में आपका वित्त संबंधित। पहला,
आयोग ने स्पष्ट किया कि 1965 और 1966 की अपेक्षा 1985 और 1986 में छात्रों की संख्या कम से कम दो गुनी हो जाए। प्रति छात्र व्यय 12 रुपए के स्थान पर 54 रुपए किया जाए। इसीलिए शिक्षा बजट में प्रतिवर्ष वृद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा जो आपका 1965 और 1966 की अपेक्षा जो आपका 1985 और 1986 में छात्रों की संख्या को दुगनी की जाए। मानेगा 65-66 में छात्र 10 हैं और जो ये कह रहे हैं कि 85-86 में उसको दोगुना 10 का 20 किया जाए, ठीक है। और जो प्रति वर्ष जो छात्र पर जो पैसा खर्च होता है वो 12 रुपए है, उसको बढ़ाकर आपका कितना किया जाए, आपका 54 रुपये उसको खर्च किए जाए। क्लियर। इन्होंने कहा कि इसके लिए प्रतिवर्ष जो शिक्षा का बजट है उसमें क्या की जाए, वृद्धि की जाए। इस संबंध में इन्होंने सुझाव दिए। देखो किस प्रकार के सुझाव दिए, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करे। देखिए राष्ट्रीय आय का कुल 6% क्या है कि शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किसने दिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। आज भी वर्तमान समय में शिक्षा पर 6% खर्च नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो भारत की जीडीपी का वो रक्षा पर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए शिक्षा पर जो है, शिक्षा के बजट पर 6% जो जीडीपी खर्च करने का जो सुझाव दिया था वो किस आयोग ने दिया था, आपका कोठारी कमीशन ने कहा था कि जीडीपी का 6% क्या होना चाहिए, आपका शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। ये दिया था आपका कोठारी कमीशन ने कि भारत की जीडीपी का 6% जो खर्च होना चाहिए वो आपका किस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मोस्ट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला, राज्य सरकारें भी अपने बजट में शिक्षा के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करें। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपने शिक्षा बजट से और अधिक धनराशि क्या करे कि आपका शिक्षा के लिए खर्च करे। जो राज्य सरकारें हैं वो अपने धनराशि से और आधा खर्च क्या करे, आपका शिक्षा के लिए खर्च करे। राज्यों में स्थानीय संस्थाएं, ग्राम पंचायत, नगर पालिका को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भार सौंपा जाए। जो देखोगे जो ग्राम स्तर की होती हैं, आप ग्राम स्तर की संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, उनको क्या किया जाए। देखो राज्य में मतलब स्टेट में स्थानीय संस्थाएं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं जैसे ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, को उनके क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा संस्थानों का वित्तीय भार सौंपा जाए। जो फाइनेंशियल भार है वो किस पर जो मतलब जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर जो खर्चा आता है उसका वित्तीय भार का वहन करने की जो जिम्मेदारी दी जाए वो किस पे दी जाए, वो आपकी वहां के ग्राम पंचायतों पे दी जाए, वहां के नगर पालिका परिसरों पर दी जाए। इस प्रकार की जिम्मेदारी उन पर दी जाए। ये रिकमेंडेशन भी किसने दी थी, आपका कोठारी कमीशन ने दी थी। अगला, व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक धन प्राप्त किया जाए। जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्रोत हैं वहां से क्या किया जाए, अधिक से अधिक क्या किया जाए, आपका अधिक से अधिक पैसा जनरेट किया जाए। ठीक है। शिक्षा हेतु आय के स्रोत बढ़ाने के उपायों की खोज किया जाए। शिक्षा में कैसे आपका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाएंगे उस पर भी क्या किया जाए, उसके भी चिंतन किया जाए। इस क्षेत्र में अनुसंधान भी किया जाए और शिक्षा इस क्षेत्र में मतलब शिक्षा में कैसे शिक्षा के बजट को और अधिक जनरेट किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आपका अनुसंधान किया जाए, शोध किया जाए, परख किया जाए कि किस प्रकार से इसमें क्या है कि आपका इनकम जनरेट किया। शिक्षा में वित्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में वित्त संबंधित जो सुझाव हैं उनके बारे में कोठारी कमीशन में ये रिकमेंडेशन दी और ये रिकमेंडेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर ये रिकमेंडेशन कि भारत की जीडीपी का 6% जो शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, ये किसने दिया था, ये दिया था कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन जिसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी। और इस कमीशन का गठन कब होता है, इस कमीशन का गठन आप लोगों को पता होना चाहिए छात्रों, कब होता है ये मैंने कई बार बता दिया। आप बीच बीच में इन चीजों को रिवीजन करते रहें, किसका गठन कब होता है, इसने अपना रिपोर्ट भारत सरकार को कब दी, ठीक है, और क्या उसने अपना प्रतिवेदन का नाम लिखा था, ये सब चीजें आप समय समय पर रिपीट करते रहे। क्लियर। अगला, अब शिक्षा के नियोजन के संबंध में क्या सुझाव दिए थे। शिक्षा के नियोजन के बारे में देखिएगा, इसमें पढ़ते हैं। शिक्षा के नियोजन में देखिएगा
यूं तो शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन का आरंभ सार्जेंट आयोग आपका आता है 1944 में हो गया था। सार्जेंट आयोग से क्या हो गया था, शिक्षा का नियोजन के संबंध में प्रावधान हो गए थे। यह बहुत बड़ी दीर्घकालीन 40 वर्षीय योजना, यह कितने वर्ष की योजना थी, 40 वर्ष की। 1951 में हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का श्रीगणेश हुआ। सही बात है, 1951 में हमारे देश में क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ होती हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में है वहां भी क्या होती है, पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ होती हैं। परंतु इस नियोजन में अनेक खामियां थी, लेकिन इनके जो नियोजन मतलब इनको लागू करने में क्या थी, अनेक खामियां थी। आयोग ने इसके सुधार के लिए क्या दिए, जो पंचवर्षीय योजनाओं में जो शिक्षा के लिए जो नियोजन मतलब खर्च जो वित्त व्यवस्था करने के लिए उसके नियोजन में किस प्रकार से सुधार के लिए क्या इस कोठारी आयोग ने सुझाव दिए, उसकी रिकमेंडेशन को हम देखेंगे। देखिएगा, शैक्षिक नियोजन केंद्रीय और प्रांतीय सरकार का अलग अलग किया जाए। शैक्षिक नियोजन मतलब शैक्षिक नियोजन जो शिक्षा संबंधित जो प्रावधान है, जो प्रबंधन है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग क्या करे, आपका प्रावधान करे, ये इन्होंने कहा। पहला, शैक्षिक नियोजन केंद्र और प्रांतीय सरकारें अलग अलग किया जाए। क्लियर, शैक्षिक नियोजन केंद्रीय और प्रांतीय सरकार शैक्षिक नियोजन केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर क्या किया जाए, अलग अलग किया जाए। जो शैक्षिक नियोजन है वो आपका केंद्रीय स्तर पर अलग और प्रांतीय स्तर पर अलग, ये कहा था आपका किसने, आपका कोठारी कमीशन ने, कि जो शैक्षिक नियोजन है वो आपका केंद्रीय स्तर पर अलग होना चाहिए और जो प्रांतीय स्तर है वहां पर आपका अलग होना चाहिए। क्लियर। अगला, विद्यालय शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाय राज्य सरकारें मिलकर करें और उच्च शिक्षा का नियोजन प्रांतीय और केंद्र सरकारें मिलकर करें। जो विद्यालय शिक्षा है उसका नियोजन, उसको नियोजन मतलब उसकी वित्तीय व्यवस्था, उसका मैनेजमेंट नियोजन का आपका क्या करे कि स्थानीय और राज्य सरकारें क्या करें। जो आपका क्या है, विद्यालय शिक्षा मतलब जो विद्यालय में होती है, ठीक है, उसका नियोजन मतलब कक्षा विद्यालय मतलब कक्षा 1 से कक्षा 12वीं की, उसका नियोजन कौन करे, आपका स्थानीय मतलब जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद और राज्य सरकार मिलकर करे। और जो उच्च शिक्षा है उसका नियोजन कौन करे, आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करे। कौन करे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उच्च शिक्षा का क्या करे, आपका नियोजन करे। क्लियर। अगला, शैक्षिक नियोजन वर्तमान भविष्य की मांगों के आधार पर किया जाए। जो शैक्षिक नियोजन है वो आपका क्या किया जाए कि वर्तमान और भविष्य की मांगों को लेकर किया जाए। राष्ट्रीय, प्रांतीय और उसके बाद स्थानीय आधार पर प्राथमिकताओं का वर्गीकरण किया जाए और उनके आधार पर सभी कार्यक्रम नियोजित किए जाए। शैक्षिक नियोजन वर्तमान भविष्य की मांग के आधार पर किया जाए। जो शैक्षिक नियोजन है वो वर्तमान और भविष्य की मांग के आधार पर किया जाए। राष्ट्रीय, प्रांतीय और उसके बाद स्थानीय आधार पर प्राथमिक वर्गीकरण किया जाए, उसके आधार पर कार्यक्रम नियोजित किए जाए। क्लियर। इस पॉइंट में नियोजन के संबंध में कहा। अगला, शैक्षिक नियोजन इस प्रकार से किया जाए कि 7 से 14 वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये कह रहा है कि शैक्षिक नियोजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जो 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। ये कह रहा है आपका कौन, शिक्षा के संबंध में नियोजन में कोठारी आयोग क्या व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा 70% बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा हो और शेष 30% मेधाओं के लिए। अब देखिए यही कह रहा है, दो चीजें यहाँ पॉइंट फैक्ट आता है। एक कह रहा है कि जो 7 से और 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो अनिवार्य शर्त हो, अनिवार्य रूप से करानी चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा मानेगा 100% बच्चे ने पूरी कर ली है, उसमें से 70% बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा 70% बच्चों को तो जो है आपका माध्यमिक शिक्षा ले लिया उन्होंने, उसके बाद उनको 70% और उसमें से जो 30% मेधावी हैं, जो आपका मेधावी हैं 70 में से जो 30% आपका 100 में से मानेगा 70% ने वो ले लिया, 30% जो मेधावी हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए। क्लियर। उच्च शिक्षा में क्या किया जाना, आपका प्रवेश दिया जाना चाहिए। अब देखो, शैक्षिक नियोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कुल शिक्षा बजट राशि के 2/3 सामान्य शिक्षा पर व्यय और 2 जो बजट शिक्षा के लिए मिलता है, जो पैसा सरकार के द्वारा शिक्षा बजट का जो पैसा है उसमें से कर रहे हैं, उसमें से कैसे खर्च करना है, तो उसमें से 2/3 जो पैसा मिलेगा वो सामान्य शिक्षा पर, सामान्य शिक्षा मतलब स्कूली शिक्षा पर व्यय करना है
और 2/1/3 भाग उच्च शिक्षा पर व्यय करना है। क्लियर। अगला, शैक्षिक नियोजन में अपव्यय अवरोधन को रोकने के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए। शैक्षिक नियोजन में अपव्यय, अपव्यय और अवरोधन, अपव्यय और अवरोधन दो शब्द हैं। अपव्यय का अर्थ होता है जैसे कोई बालक 1 से 7 तक पढ़ता है और 7वीं कक्षा छोड़ देता है, तो उसने क्या किया, इतना जो पैसा खर्च गवर्नमेंट का हुआ वो अपव्यय हो गया, वेस्ट हो गया। अगर वो 12 तक लेता है तो गवर्नमेंट का 12 तक पढ़ता है तो गवर्नमेंट का पूरा पैसा जो है वो यूटिलाइज हो गया। तो अपव्यय, ऐसे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, अपव्यय। और अवरोधन का अर्थ है, मानेगा कोई बच्चा लगातार 6 में जाता है, 6 में फेल हो जाता है, तो अवरोधन है, रुक रहा है। तो अपव्यय और अवरोधन के लिए भी इन्होंने क्या कहा कि विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, इस प्रकार के विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। शैक्षिक नियोजन में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यवस्था। शैक्षिक नियोजन में क्या करना चाहिए कि जो शिक्षा है उसके प्रसार, उसको कैसे फैलाया जाए और उसके उसमें गुणात्मक सुधार किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, आपका विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। ठीक है। अब देखो, शिक्षा की संरचना संबंधित सुझाव क्या दिए। जो शिक्षा की संरचना संबंधित सुझाव इन्होंने दिए वो देखिएगा, आयोग ने पूरे देश के लिए, पूरे देश में एक साथ शिक्षा जो होगी उसके लिए सुझाव दिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होने से पहले 1 से 3 वर्ष की अवधि, इसमें क्या है 1 से 3 वर्ष की अवधि पूर्व प्राथमिक शिक्षा होगी। ठीक है। निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि। कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष। कक्षा 1 में जो प्रवेश की न्यूनतम, ऐसा नहीं कि 3 साल के बच्चे को आप कक्षा 1 में रख रहे हैं, जो कक्षा 1 में प्रवेश लेगा उसके लिए कम से कम क्या है कि 6 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, तभी उसको कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। ठीक है। उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा में क्या कर रहा है, नंबर 2 क्रमांक में 3 और 4 वर्ष की अवधि। आपका नंबर 2 में क्रमांक में 3 या 4 वर्ष की अवधि कह रहा है। देखो इसमें देखो 3 या 4, इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, नंबर 2। अब देखिएगा माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जो है वो है आपका 2 वर्ष की अवधि की। जो माध्यमिक शिक्षा सामान्य वर्ग 2 वर्ष, माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा 2 या 3 वर्ष की अवधि, उच्च माध्यमिक शिक्षा सामान्य वर्ग 2 वर्ष, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा 2 या 3 वर्ष, स्नातक शिक्षा कला विज्ञान वाणिज्य 3 वर्ष, स्नातक शिक्षा इंजीनियर मेडिकल 3 या 4 वर्ष, प्रास्नातक शिक्षा सभी और 2 या 3 वर्ष, और अनुसंधान कार्य 2 या 3 वर्ष। ये आपका इन्होंने कहा है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने बांटा है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी मोटा मोटा देख लीजिएगा। उसके बाद विशेष, विशेष में क्या कहता है, सामान्य शिक्षा प्राथमिक माध्यमिक की कुल अवधि 12 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक की कुल अवधि कितनी वर्ष होनी चाहिए, 12 वर्ष होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि सामान्य वर्ग 2 वर्ष और व्यावसायिक वर्ग के लिए 2 से 3 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। कुल विद्यालय संकुलों का यथाशीघ्र निर्माण किए जाएं। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल, उसके निकटवर्ती सभी स्कूल हो। ठीक है। प्रथम सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष के सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद होनी चाहिए। जो प्राथमिक सार्वजनिक परीक्षा जैसे बोर्ड है वो कह रहा है कि 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा समाप्त होने के बाद होनी चाहिए, ये कहा है। तो ये इसके संरचना, शिक्षा के संरचना के बारे में इन्होंने कहा। अगला देखिएगा, उच्च शिक्षा के उद्देश्य लक्ष्य कार्य संबंधी सुझाव, और इन्होंने उच्च शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य कार्य संबंधित जो सुझाव हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आप बने रहिए, लगातार देखते रहिए कोठारी कमिश्नर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो आपके लिए उपयोगी लगे उसको आप नोट करते रहे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि अधिकांश लोगों को इस वीडियो को फायदा पहुंचाया जा सके। नमस्कार।